हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पीआईबी के फ्रॉम 30 जुलाई टू 5 ऑफ अगस्त। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मोटा मोटा इस लेक्चर में जो है, इस वीडियो में जो है, हम इन 7 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली न्यूज़ में थी, फिर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी न्यूज़ में था। और ई रूपी तो ये मतलब हॉट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ई रूपी में और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, है ना। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में है आजकल, ई रूपी और सीबीडीसी। तो इस पे भी बात करेंगे। फिर नाबार्ड के हिसाब से ये पॉली हाउस टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर, ये पीआईबी में न्यूज पे था, है ना। तो ये पॉली हाउस टेक्नोलॉजी क्या है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, और बात करेंगे कुछ स्कीम्स पे जो कि अभी न्यूज पे थी, है ना। तो इन सब चीजों पे इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे आरबीआई ग्रेड बी के एक्सक्लूसिव कोर्सेज शुरू है ना। उसमें हम वन ऑन वन सेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके वो अभी किस लेवल पे प्ले कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, और इस हिसाब से उसको एस्पिरेंट को उनके हिसाब से एक स्टडी प्लान दिया जाता है। उनकी प्रिपरेशन जो पर्सनलाइज की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो आपको आरबीआई ग्रेड बी का सिलेक्शन इंश्योर करना है, सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये है, शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन है, विजन डॉक्यूमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? द पॉलिसी envisages that the curriculum and the pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards fundamental duties and constitutional values, bonding with one's country, and a conscious awareness of one's roles and responsibility in changing world। ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव स्टेटमेंट है विजन डॉक्यूमेंट का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या चाह रही है कि जो सिटीजन्स है, जो हमारा यूथ है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति अवेयरनेस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो भी है उनकी वो रिस्पेक्ट करे, और उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति इन द चेंजिंग वर्ल्ड, है ना। तो पहले तो समझते ये फंडामेंटल ड्यूटीज पे ही क्यों फोकस किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे ही क्यों फोकस किया है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ ड्यूटीज है। ठीक है, अगर ये सब चीजें हम हमारे सिटीजन्स में इनकलकेट कर दे तो हम एक अच्छे सिटीजन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है। यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से लेके सेल्फ इम्प्रूवमेंट से लेके एजुकेशन, एजुकेटिंग चिल्ड्रन, प्रिजर्विंग कल्चर, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। रिस्पेक्ट द नेशन, डिफेंड द कंट्री, है ना। सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे हम देखते हैं कि कोई कहीं पे भी थूक देता है, कोई कभी तोड़फोड़ कर देता है पब्लिक प्रॉपर्टी में, है ना। आप गार्डन में देखो या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस में देखो। तो ये सब जो चीजें वो नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारे जो सिटीजन्स है वो वेल अवेयर होने चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, और वो उन्होंने कंटिन्यूस बेसिस पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, है ना। वो किसी भी डोमेन में हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, है ना। वो कुछ जो भी एक्टिविटी कर रहा हो, उसने उस डोमेन में एक्सेलेंट बनने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाके हम अच्छे एफिशिएंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और सिटीजन हम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से ये फंडामेंटल ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे। ये है सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है और ये दी गई है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, आप प्रियम्बल पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे ये सभी आपको वैल्यूज मिलेंगी। और ये बहुत ही एकदम फंडामेंटल वैल्यूज है जो कि हमको एक बैलेंस लाइफ और हार्मोनियस सोसाइटी की तरफ ले जाती है ना। सोसाइटी में इक्वलिटी चाहिए, सोसाइटी में फ्रेटर्निटी चाहिए, सॉवरेंटी चाहिए, है ना। सोशलिस्टिक होनी चाहिए सोसाइटी, सेकुलरिज्म होना चाहिए ताकि हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो और किसी दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़े ना हो, है ना। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रति हमको अवेयरनेस चाहिए, इसकी इनकी समझ चाहिए। तब जाके हमारी जो डेमोक्रेसी है वो जो
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम जिसको बोलते हैं, वो लार्जेस्ट से फिर ग्रेटेस्ट की तरफ हम बढ़ सकते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड प्रैक्टिसिंग दोज वैल्यूज, है ना। तो ये सब चीजें हमको अल्टीमेटली इंश्योर करनी है, उसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे फोकस करना है। तो मोटा मोटी बेसिकली बातें क्या चल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विजन डॉक्यूमेंट में, वहां पे बात चल रही है कि हमको स्किल्ड, एथिकल, इंटेलिजेंट और पैट्रियोटिक यूथ या फिर सिटीजन क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये हमारा अल्टीमेट एम है, स्किल्ड, एथिकल, इंटेलिजेंट और पैट्रियोटिक। ये हमारा अल्टीमेट है, एम है। ऐसे सिटीजन हमको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तब जाके हमारा जो न्यू इंडिया का जो सपना है, जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, वो इंश्योर हो, वो साकार हो पाएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं अभी ये जो क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बेस्ड है। तो ये मेजर 5 प्रिंसिपल्स है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है वो, बट वो इसी से फिर निकलेंगे, डिराइव होंगे, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या, कि एक डिसिप्लिन में जैसे पहले था, बीए का बंदा आर्ट्स ही पढ़ेगा, वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ही पढ़ेगा, कॉमर्स वाला बंदा अकाउंटिंग एंड वो बैलेंस शीट वगैरह वही पढ़ेगा, साइंस का बंदा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब साइंस के बंदे को अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट वो ले सकता है। बीए के बंदे को अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक का सब्जेक्ट ले सकता है, या उसको अकाउंटेंसी पढ़ना है तो वो भी वो ले सकता है। ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगी मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल में, ठीक है। फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो फ्लेक्सिबल भी होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 साल का डिग्री होगा, है ना। 4 साल की डिग्री, मान लो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में एग्जिट हो सकते हैं। मान लो आपके 3rd ईयर में आपका बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आप चल फिर नहीं पा रहे, है ना। या फिर आपका कुछ अलग इंटरेस्ट डेवलप हो गया और आपको 1 साल कुछ दूसरा ही कुछ करना है, म्यूजिक सीखना है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो आपने 1 साल का गैप ले लिया। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन में आपका ये जो डिग्री है ये ब्रेक हो जाता है ना। आपका 4 साल का डिग्री 5 साल में 5 साल का हो जाएगा। और ये अच्छी बात नहीं समझी जाती है, ठीक है। बट ये फ्लेक्सिबल सिस्टम में क्या है, अगर 3rd ईयर के बाद आपको मान लो कुछ अलग परस्यू करना है, तो आप एग्जिट करके वो परस्यू करके आप वापस से एडमिशन ले सकते हैं और अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। जैसे ये जो चीजें है फ्लेक्सिबिलिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी है। जैसे हमारे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यूएस में, हमारे अजीम प्रेमजी विप्रो जो है, अजीम प्रेम जी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। फिर इनका फैमिली इशू हो गया, इनकी फादर की डेथ हो गई थी, वो बिजनेस संभालने इंडिया चले आए, तो उनका डिग्री इनकम्प्लीट था। बस लगभग 15-20 साल बाद इन्होंने वो डिग्री कंप्लीट की स्टैनफोर्ड जाके, ठीक है। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में भी होनी चाहिए। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में। क्यों? क्योंकि अगर कल उठ के आपको कोई बोल दे कि नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट में, हर एक के अकाउंट में 5-5 लाख हम डालेंगे, है ना। भारत का जो ब्लैक मनी है जो स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ है वो लेके आएंगे और हर एक के अकाउंट में 5-5 लाख डालेंगे। तो ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसमें कितना दम है, तो ये हमको इसकी जांच पड़ताल करते आनी चाहिए, है ना। पहली बात तो हमें क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी जॉब में जाओ, आप कहीं पे पढ़ाने जाओ, है ना, आप कोई भी डोमेन में जाओ, ठीक है, आप कोई भी टास्क ले लो, अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है तो आप चीजें अच्छी तरह से समझ पाएंगे और करियर में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर लाइफ स्किल की बात हो रही है। लाइफ स्किल मतलब क्या? लाइफ स्किल बहुत तरह के हो सकते हैं। लाइवलीहुड स्किल है ना। फिर गाने बजाने की भी एक स्किल है, मतलब जिसको आर्टिस्टिक स्किल बोलते हैं हम, ये भी एक स्किल है, ये भी जरूरी होती है एक एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। आर्टिस्टिक स्किल होंगी, है ना। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्किल होंगी, ये भी जरूरी है आपके हेल्थ के लिए। तो ये इन सब स्किल्स पे ध्यान देने के लिए फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है, ठीक है। फोकस ऑन यूनिक कैपेबिलिटी, किसी स्टूडेंट की कभी कभी यूनिक कैपेबिलिटी, तो कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो चेस खेलने में अच्छा रहता है,
है ना, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो क्रिकेट खेलने में अच्छा रहता है। तो उस डोमेन में उसको एनकरेज करना जरूरी होता है ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें हमको अब जाके समझ में आई हैं और इसीलिए अभी हम फोकस ऑन यूनिक कैपेबिलिटी, ये चीज भी हम कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, आपके पास आपको 90% मार्क्स लाने हैं, आपको 85-88% मार्क्स लाने हैं, ये रट होती थी घर वालों की भी सोसाइटी की, है ना। आज ऐसा नहीं है। आप ये 90% का मार्कशीट लेके किसी कंपनी के पास जाओ, आपको कोई जॉब नहीं देगा। वो पूछेंगे आपको स्किल कितना आता है। हमारी कंपनी जिस डोमेन में काम कर रही है उस डोमेन में आपका क्या एक्सपर्टीज है वो पूछेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी पुरानी हो चुकी है। 90% मार्क्स लेके आओ, 88% मार्क्स लेके आओ, ये सब अभी बकवास हो गया है, ठीक है। ध्यान देना है आपको लर्निंग पे। जो भी आप पढ़ रहे हो उस पे से आप कितना सीख पा रहे हो और वो कितना यूज कर पा रहे हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे वो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये सभी प्रिंसिपल्स हैं इसमें के सब 5 ब्रॉड प्रिंसिपल जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके। सो इनमें से कुछ अगर आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं। ये कंटेंट आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, है ना। हर बार हर साल नाबार्ड, आरबीआई, इनमें ना एजुकेशन से रिलेटेड एक ऐसे होता है। एक ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड होगा, फिर कुछ जेंडर से रिलेटेड होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड एक होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। ऐसा डाइवर्स सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं। तो उसके लिए ये जो कंटेंट है ना, आपको एसेज लिखने में वगैरह आपको काम में आएगा। जो आर्गुमेंट्स मैंने अभी आपको बताया है वो भी आपको समझने में काम आएगा, ठीक है। फिर आते हैं इसके टेक्निकलिटीज पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने ये पॉलिसी, मतलब वो चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन, तो उन्होंने कुछ टेक्निकलिटी इसमें चेंज किए। पहले हम क्या किस टर्म में बात करते थे, 10+2, 10+2 के टर्म में हम बात करते थे। अभी क्या हो गया, अभी हो गया 5+3+3+4। अभी इस टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे। 5+3+3 मतलब क्या, अभी 3 साल से बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, मतलब पढ़ना लिखना शुरू करेगा, है ना। आंगनवाड़ी में उसको बेसिक न्यूमेरिकल्स या फिर उसको जो इनिशियल ग्रूमिंग होता है उसको प्रिपरेटरी फाउंडेशनल स्टेज हम बोलेंगे। उसके लिए उसको स्कूल में जाने के लिए हम यहाँ पे तैयार करेंगे, उसका माइंडसेट बनाएंगे कि उसको आगे चल के कुछ पढ़ना है ना। उसको मतलब उसकी लाइकिंग स्कूल की तरफ यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। वो बेसिक एम होगा यहाँ पे। फिर है होगी प्रिपरेटरी स्टेज, यहाँ पे हम उसको प्रिपेयर करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल सिखाएंगे, एबीसीडी सिखाएंगे ताकि वो आगे जाने के लिए तैयार हो। फिर ये मिडिल स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है जिसको हम अभी 10+2 बोलते हैं, 10वीं के बाद की, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको पूछ ली थी, आरबीआई में पूछ ली थी, ठीक है। आरबीआई टू, नहीं सॉरी आरबीआई नहीं, नाबार्ड में पूछ ली थी, नाबार्ड मेंस 2019, ठीक है। अभी भी ये चीजें रिलेवेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हर बार हर 1-2 महीने में कुछ बात चलती रहती है पीआईबी पे, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। ये अभी जब पॉलिसी आई थी तब ये पोखरियाल जी थे, ये थे आपके एजुकेशन मिनिस्टर। अभी है आपके धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की। इसमें एम्फेसिस होगा मदर टंग पे, है ना। 5वीं तक जो है आज उस रीजन की जो भी लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, केरला में मलयाली, है ना, इन सब लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया जाएगा ताकि उसको बच्चा जो है उसके मदर टंग से दूर ना हो, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से बंदा जल्दी सीखता है, बच्चों को जो है वो जल्दी उनको ध्यान में रहता है और वो अच्छे से सीख पाते हैं अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। ये फन बेस्ड लर्निंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन क्लासेस 3 to 5, कोडिंग एंड इंटर्नशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे 10-12 साल की उम्र में यूएस में, यूरोप में, है ना, कोडिंग सीख गए। उनको वो प्रोग्राम बना सकते हैं, वो कुछ कोड लिख सकते हैं और वैसे ही बच्चे फिर आगे जाके फेसबुक जैसी कंपनियां बना सकते हैं। हमने अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो 2018 में, है ना। हाँ, तो हम वैसे तो बहुत पीछे चल रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के, बट हमने एटलीस्ट स्टार्ट तो किया है ना। हमने आइडेंटिफाई तो किया है कि इस डोमेन में काम करना जरूरी है, ठीक है। इतने दिन हम बात कर रहे थे कि भाई परसेंटेज लेके आओ, 90% लेके आओ, 85% लेके आओ, अच्छे स्कूल में एडमिशन लो। अच्छे स्कूल से में एडमिशन लेके 85% लेके आप जॉब जॉब लेने जाओ, कोई जॉब नहीं देगा आपको। वो पूछेंगे आपको आता कितना है, लर्निंग क्या है आपकी, है ना। ऐसा बहुत बार होता है कि आईआईएम का बंदा है लेकिन उसमें उसपे कॉन्फिडेंस ही नहीं बोलने का, वो बोल नहीं पाता।
पब्लिक स्पीकिंग में वो जीरो, इंटरव्यू में जाके वो अपने आप को खुद से प्रेजेंट नहीं कर पाता। ऐसा होता है बहुत बार, हमने देखे हैं ऐसे बंदे, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो उस पे अभी फोकस होगा, है ना। स्किल पे फोकस होगा, जो जिसको हम लाइफ स्किल बोलते हैं, जैसे हमने लास्ट साइड में डिस्कस किया, लाइफ स्किल पे फोकस होगा अभी, ठीक है। ये सब चीजें, फिर ये आते हैं इस स्लाइड पे, यहाँ पे 6% जीडीपी का हमको इंश्योर करना है एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। 6% हम स्पेंड करेंगे, पर इसका जो टारगेट है वो हमने दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कब तक इंश्योर करेंगे हम 6% ऑफ जीडीपी, उस पर कुछ बात की नहीं की गई है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, अभी हमने जो एज एज था वो पहले 14 ईयर्स था, ठीक है, अभी वो बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी माइन्यूट चीजें आरबीआई और नाबार्ड में पूछ लेते हैं, ठीक है। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035, ये इस बार आरबीआई के प्री में पूछा था, प्रीलिम 2021, ठीक है। तो ऐसी सब चीजें जो है रेगुलेटरी बॉडीज में इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं हम हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या करना है कि एम फिल जो है वो निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में यूजीसी और एआईसीटी को इसको मर्ज कर देंगे, फिर एक ही हायर एजुकेशन कमीशन होगा, ठीक है। अभी क्या है, मल्टीपल बॉडीज होने की वजह से अलग अलग चीजें रेगुलेट हो रही है। एआईसीटी सिर्फ टेक्निकल का रेगुलेशन करेगा, टेक्निकल एजुकेशन का। यूजीसी जो है वो बाकी सारे एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जो है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो रेगुलेट कर रहा है। तो ये सब चीजें मल्टीपल बॉडीज होने की वजह से ना कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, और टाइम लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर देंगे, यूजीसी को, एआईसीटी को, इनकी जगह एक ही हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, ठीक है। ओपनिंग अप ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन टू फॉरेन प्लेयर्स, मतलब क्या है कि यूएस की या यूरोप की जो भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है है ना, ये सब यूनिवर्सिटीज के लिए हम इंडिया में ओपन करेंगे। ये सब यहाँ पे आके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकती है। हालांकि इन सभी इंस्टीट्यूशन ने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है यहाँ पे ओपन करने के लिए उनका ब्रांच, बट स्टिल ये नहीं करेंगे तो कोई और दूसरी यूनिवर्सिटीज होगी जो यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट खोल सकती है, ठीक है। हमारी यूथ पॉपुलेशन है, हमारे पास वैसे ही एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा, है ना। क्लासेस बढ़ेंगी, कॉलेजेस बढ़ेंगे, और क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेंगे, फॉरेन के टीचर्स आके पढ़ाएंगे, इंडिया के टीचर्स को भी जॉब मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें अच्छी चीजें होने वाली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। ये सब चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। अब इस पे अमल हम कब तक करेंगे, 2040 तक करेंगे या 2030 तक करेंगे, वो टाइमलाइन इसमें सेट नहीं की है। वो वन ऑफ द आर्गुमेंट है, वो वन ऑफ द क्रिटिकल आर्गुमेंट है इसका, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में रिसर्च बहुत की कम होता है ना, और उसके लिए हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उस पे हमको सोल्यूशन जल्दी से नहीं मिल पाता, ठीक है। ये रिसर्च पे बाकी देशों का बहुत ध्यान होता है, जैसे चाइना में रिसर्च ज़्यादा है, चाइना के पेटेंट्स जो अगर आप देखो इंडिया के मुकाबले तो डबल ट्रिपल है। यूएस में भी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, ठीक है। अब हमने हमने भी अब जाके शुरू किया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू हर स्कूल में, कॉलेजेस में लैब्स होंगी, है ना। वहाँ पे रिसर्च के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम तैयार करेंगे हम, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पहले बात तो आप ये समझ लो कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और हम फूड प्रोसेसिंग पे हमारा जो एम्फेसिस है अभी तक नहीं था, ठीक है। हम छोटे मोटे प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेस बना रहे हैं, है ना, फिर कुछ व्हीट पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड है। लेकिन आगे चल के जो इसका जो पोटेंशियल है टू क्रिएट जॉब्स इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एरिया, कोऑपरेटिव्स, है ना, रूरल एरियाज, इन सब एरियाज में जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पोटेंशियल जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में है, वो अब वो हमें टैप करना है, ठीक है। तो उसी लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। इसके थ्रू जो इनफॉर्मल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगी उसको हम एनकरेज करेंगे। एनकरेज कैसे करेंगे, तो उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, कि भाई आप फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके, पैसा लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ अपना, ठीक है। आपके आपको जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना, एफएसएसआई क्या सर्टिफिकेशन हो गया,
ये सर्टिफिकेशन ले लो। ऐसे जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है और आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जो भी स्टेप्स है वो आप उन पैसे से इंश्योर करो, ठीक है। तो ये जो स्कीम है वो चलेगी 5 साल तक, 20 से 25 तक, और अलोकेशन है 10,000 करोड़। इसके थ्रू जो कैपिटल के थ्रू जो सब्सिडी मिलेगी, मतलब आपको अगर 100 रुपया लोन मिलता है तो उसमें से 35% आपको देना ही नहीं है वापस, आपको सिर्फ 65% वापस करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं सब्सिडी। तो ये सब्सिडी जो मैक्सिमम 10 लाख तक है, ठीक है। और सीड कैपिटल है 40,000 पर एसएचजी मेंबर। सीड कैपिटल बोले तो आपको अगर कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप, नया अगर बिजनेस आपको खोलना है किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, है ना, तो उसमें हमको सीड लगाना पड़ेगा, जिसको हम बीज बोलते हैं। वो बीज हम बोएंगे तब जाके कुछ दिनों बाद वो बड़ा पेड़ बनेगा, बड़ी कंपनी बनेगी, है ना, इसलिए उसको सीड कैपिटल बोलते हैं। तो ये सीड कैपिटल है 40,000। ऐसे जो माइन्यूट डिटेल्स है किसी स्कीम से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ये आपको लिख के रखना है, नोट डाउन करना है, ये पूछ सकते हैं। इस बार नाबार्ड में भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं ई रूपी पे। ये ई रूपी है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। खुद प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया। ये एक बोल सकते हैं ये डिजिटल करेंसी, जो आप जिसको बिटकॉइन बोलते हो ना, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं उसको। तो ये बिटकॉइन जो है ये लीगल नहीं है, इंडिया में भी नहीं है और बहुत सारे बाकी कंट्रीज में भी नहीं है। लेकिन डिजिटल करेंसी पे वर्ल्ड ओवर अराउंड 85% सेंट्रल बैंक्स का इस पे रिसर्च शुरू है डिजिटल करेंसी पे। और अराउंड 15% ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमारा आरबीआई है ना, जैसे फेड रिजर्व है यूएस का, बैंक ऑफ इंग्लैंड है यूके में, तो ऐसे ही सब जो सेंट्रल बैंक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसी 15% पूरे दुनिया की सेंट्रल बैंक्स ने एक्टिव पायलट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, एक्टिव पायलट प्रोजेक्ट्स टू लॉन्च दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो उस दिशा में हमारे हमारा ये पहला कदम है। ये क्या है, ये रूपी क्या है, ये पर्सन और पर्पस स्पेसिफिक एक पेमेंट सिस्टम है। और ये कॉन्टैक्ट कैशलेस भी है, कॉन्टैक्टलेस भी है, मतलब आपको पैसा नहीं देना है इसमें। ये इन द फॉर्म ऑफ वाउचर आएगा, वाउचर या क्यूआर कोड। बेसिकली मैं समझा देता हूँ आपको, बेसिकली क्या है। मान लो आपको कुछ ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। ऑपरेशन है मान लो 2 लाख का, और आपके पास पैसे नहीं है। फिर एक गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होगी, मान लो आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या होता है, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो आप इस स्कीम में बैठ रहे हो, आप एलिजिबल हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक वाउचर दे देगी, ठीक है। ये वाउचर पे आपका नाम होगा, आपका आधार नंबर होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स होगी इस पे, ठीक है। आपके अलावा ये वाउचर कोई यूज नहीं कर सकता, ये पर्सनलाइज वाउचर है, ठीक है। तो ये तो या तो आपको एक एसएमएस के थ्रू एक स्ट्रिंग दे देंगे, जिसको हम वाउचर बोलेंगे, या फिर आपको एक क्यूआर कोड भेज देंगे जिसमें आपका पूरा डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो जहाँ जिस हॉस्पिटल में जाके आपको ये 2 लाख का ऑपरेशन करवाना है, वहां पे आप ये क्यूआर कोड दिखा दो, और वाउचर, या फिर वाउचर दिखा दो, वाउचर है तो, और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। फिर उस हॉस्पिटल को जो है वो पैसा जो देना है वो गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू पैसा उसको पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ये सिस्टम है ई रूपी का। अब इसमें क्या किया, आपने कुछ पैसा नहीं दिया फिजिकली, आपने सिर्फ क्या किया, ये क्यूआर कोड यूज किया, और उसके थ्रू क्या हो गया, आपका पैसे का काम हो गया। मतलब ये कैशलेस भी हो गया और कॉन्टैक्टलेस भी हो गया। आपको इसमें ना किसी फोन पे की जरूरत है, ना गूगल पे की जरूरत है, ना किसी यूपीआई आईडी की जरूरत है, ठीक है। तो ये इसके ऐसे फीचर्स है। ये लॉन्च किया है एनपीसीआई ने, ये एनपीसीआई ने बनाया है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी, ठीक है। और ये हमको हेल्प करेगा टू डिलीवर द वेलफेयर स्कीम इवन बेटर। इसी तरह किसी को स्कॉलरशिप मान लो डिलीवर करनी है, समझो किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप डिलीवर करनी है, तो उसको वाउचर दे देंगे, वो वाउचर बैंक में जाके वो क्यूआर कोड दिखा देगा, और वो क्यूआर कोड उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। मान लो किसी को टीबी का इलाज कराना है, ठीक है, किसी को टीबी का इलाज कराना है किसी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाके, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जितने अमाउंट के लिए वो एलिजिबल है, वो उस अमाउंट का वो क्यूआर कोड जनरेट करके उसको भेज देगी। वो क्यूआर कोड उस बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखा देंगे, और वो बड़े हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट से फिर बाद में पैसे ले लेंगे। तो बेसिकली मोटा मोटा ये चीज़ है। अब समझते हैं ये ई रूपी और डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में फर्क क्या है, ठीक है। क्योंकि ई रुपया अगर आप समझ रहे होंगे कि ये डिजिटल करेंसी है, तो ऐसा नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं है ये, ठीक है।
इसको उसकी तरह हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये इसको हम पूरी तरह डिजिटल करेंसी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका अंडरलाइंग असेट जो अभी भी इंडियन रुपी है। आपको जो क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस क्यूआर कोड आप जब आप किसी जगह पे जाके आप उसको रिडीम करोगे, तो रिडीम करने के बाद उसके अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, वो स्टिल इंडियन रुपी है। गवर्नमेंट उसको पैसा देगा, जो भी पैसा आपने खर्च किया है, जिस स्कीम के थ्रू आप गए हो, तो गवर्नमेंट उस एंटिटी को, उस हॉस्पिटल को पैसा दे देगा। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ऐसा नहीं है, वो खुद एक करेंसी है। उसको कहीं पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद एक करेंसी है, जैसे आपका 100 रुपी का नोट है या 500 का नोट है। ठीक है। ई रूपी जो है ये पर्सन स्पेसिफिक है और पर्पस स्पेसिफिक भी है। अगर आपको आपका क्यूआर कोड या ई रूपी अगर आपका जनरेट हुआ है ऑपरेशन कराने के लिए, तो आप उसको कुछ मान लो कुछ और कपड़े खरीदने के लिए यूज नहीं कर सकते, या ई कॉमर्स अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे उसको यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो इसी उसी पर्पस के लिए यूज होगा और उसी आदमी के लिए यूज होगा। ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का ऐसा नहीं है। आपके पास सीबीडीसी आ गए तो आप मालिक है, आप कहीं पे भी यूज करो, या आप किसी को दे दो, आप अपने बेटे को दे दो खर्च करने के लिए। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये मतलब पैसे की तरह है, जैसे 500 का नोट है, आप किसी को भी दे सकते हो, वो यूज कर सकता है। वैसा ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ठीक है। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। फिर आते हैं न्यू पॉली हाउस टेक्नोलॉजी पे। ये नई टेक्नोलॉजी है, ये पीआईबी पे न्यूज में थी, और नाबार्ड से रिलेटेड इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, नाबार्ड में ये पूछ सकते हैं न्यू पॉली हाउस टेक्नोलॉजी। और ये किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है दुर्गापुर में, ये है दुर्गापुर में। ठीक है। तो ये न्यू पॉली हाउस टेक्नोलॉजी क्या है? ये हाउस बनाते हैं, छोटा छोटा हाउस। ठीक है, ये देखो। ये हॉर्टिकल्चर के आपके जितने भी मतलब छोटे छोटे प्लांट्स है ना, मान लो टोमेटो का प्लांट है या फिर ब्रिंजॉल का प्लांट है, तो इनको क्या है ना, इनको मतलब ज्यादा हीट भी सूट नहीं करती, ज्यादा ठंडी भी सूट नहीं करती। ठीक है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अगर इनको मिलता है तो क्रॉप का नुकसान कम होता है, वेस्टेज कम होगा, और ये फिर डबलिंग द फार्मर इनकम में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये जो पॉलीथीन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, पॉली हाउस इज अ टाइप ऑफ ग्रीन हाउस वेयर स्पेशलाइज पॉलीथीन शीट इज यूज्ड। ठीक है। ये जो पॉलीथीन है ये स्पेशलाइज्ड है। इसके ये जो सनलाइट ये जो रोप्स है, इनको इम्पोर्टेंट है, तो सनलाइट भी आना चाहिए और बारिश भी नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली पर्पस ये है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करता है पॉली हाउस टेक्नोलॉजी। ओके। फिर आते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये एक सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है, और नाबार्ड और आरबीआई में भी एक आपका टॉपिक है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें सोशल स्ट्रक्चर में आपको कास्ट पे, कास्ट हायरार्की पे, फिर हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पे, गेरियाट्रिक्स पे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है। तो इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना का क्या फीचर है? तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ बीपीएल वालों के लिए है। ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसके थ्रू क्या देंगे हम? एडिंग डिवाइसेस देंगे। एडिंग डिवाइसेस क्या होता है? हियरिंग डिवाइस हो गया। ठीक है। फिर एडिंग डिवाइस है, या फिर किसी को आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, है ना, आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए किसी को, तो ऐसे जब जो डिवाइसेस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ये एक कंपनी है। ये कंपनी आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस। ठीक है, इनके अंडर ये आती है। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है, ये आप नोट डाउन कर लो, ये न्यूज में था। लास्ट टाइम वय वंदना योजना थी, ये भी गेरियाट्रिक से रिलेटेड है, इस पे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बेसिकली क्या है कि हमको रीजनल डेवलपमेंट इंश्योर करना है, और नए हमको स्मार्ट सिटीज या फिर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज ये हमको क्रिएट करनी है। तो ये बेसिक एम है ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इसमें टोटल 11 कॉरिडोर्स है। ठीक है, ये है वो 11 कॉरिडोर्स। ओके। मैप में देखते हैं, देखो, अमृतसर से कोलकाता तक ये है, मुंबई से दिल्ली तक है ना, चेन्नई से बैंगलोर है, मुंबई से बैंगलोर है, बैंगलोर से हैदराबाद है। मतलब हमारी जो मेजर सिटीज है, मेजर जो हब्स हैं हमारे, इकोनॉमिक हब्स, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के थ्रू। अब देखो, ये राजस्थान का बैकवर्ड एरिया है। ठीक है। इसको अगर हम दिल्ली मुंबई से अगर कन्वर्ट कर देंगे, तो इस एरिया में क्या है, ट्रैफिक बढ़ेगी, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, ठीक है, वो इस एरिया में बढ़ेंगे। तो ये क्या है, जो ग्रोथ दिल्ली में थी या मुंबई में थी, वो परकोलेट होगी धीरे धीरे
ऐसे अंदर, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे होटल खोलने के, है ना, या फिर कुछ खाने की चीज़ें खोलने की। फिर एमएसएमईज को भी फायदा होगा इससे, है ना। एमएसएमईज यहाँ पे खुलेंगी तो जो उनको अगर कनेक्टिविटी मिलेगी तो वो भी फ्लरिश हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिक एम है यहाँ पे, है ना। यूपी बिहार बिहार एक बैकवर्ड रीजन है, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, ड्राइवर्स लगेंगे, है ना, फिर लेबर्स लगेंगे, छोटे मोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री है उनको उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे ओलंपिक्स में, ठीक है। ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। अब पीवी सिंधु, ये ब्रॉन्ज तो शायद ना आए, या फिर आ भी जाए तो अभी ये सबको पता है, लेकिन वो सवाल और थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं कि भाई पीवी सिंधु कौन से स्टेट से है। तो पीवी सिंधु है हैदराबाद से, ठीक है। अब हैदराबाद अभी तो एज ऑफ नाउ तेलंगाना में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। फिर आते हैं अपने हॉकी टीम पे। हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, 40 साल बाद जीता है। तो ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई कौन सा मेडल जीता है। मैं बता रहा हूँ आपको, नाबार्ड 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम का कैप्टन कौन था, ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वो 2019 में हुआ था ना, तो उसी वजह से 20 में क्वेश्चन आ गया था कि अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है। तो कैप्टन कौन था, अभी ये हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह, ठीक है। मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी टीम का कैप्टन है। और आपका जो वुमेन्स हॉकी टीम है उनकी उसकी कैप्टन है रानी रामपाल, ठीक है। रानी रामपाल, ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक ट्रिवियल न्यूज़ है बट इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो सिलेबस का पार्ट है आपकी, आरबीआई की भी सिलेबस का पार्ट है, नाबार्ड की भी सिलेबस का पार्ट है। ये फेज 1 में, इवन आरबीआई फेज 2 में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की कोई स्कीम थी, वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम थी एजुकेशन से रिलेटेड, तो 500 मिलियन उन्होंने वहां पे कंट्रीब्यूट किया था इंडिया को, तो वो पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पे, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन 250 मिलियन प्रोजेक्ट टू मेक एग्जिस्टिंग डैम सेफ, है ना। डैम से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे इस वीक का हमने करंट अफेयर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बना लो, ठीक है, सो दैट यू कैन रिवाइज ड्यूरिंग योर एग्जाम, ओके। So this is Ravi signing off. All the best.